हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने चैनल हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की। और हिस्ट्री में सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, जिसके अनुसार पहला चैप्टर जो था ह्यूमन डेवलपमेंट का वो हट चुका है और सेकेंड चैप्टर है हमारे पास अर्ली सोसाइटी का, जो कि है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसको हम शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ फर्स्ट चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं पहले चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसकी जानकारी थोड़ा होना जरूरी है ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो पहला चैप्टर था ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो बताता था कि ह्यूमन का विकास कैसे हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कम से कम 5.6 मिलियन ईयर की बात होगी, जब पहली लाइफ हमारे अर्थ में आई थी। तो प्राइमेट्स के फॉर्म में वो आए थे, एप्स होते थे बेसिकली। फिर उनका फर्दर सब डिवीजन हुआ। प्राइमेट्स के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम का एक प्राणी आया, और जो होमो सैपियंस है, ऐसे ही होमो हैबिलिस भी थे, होमो इरेक्टस भी थे। तो बहुत सारी थ्योरीज आई थी। एक थ्योरी कहती थी कि ह्यूमन सबसे पहले अफ्रीका में आया, उसके बाद वो बाकी विश्व में फैला। तो बहुत सारी थ्योरीज थी, रीजनल मॉडल की थी, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी थी, तो बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई थी। अल्टामिरा नाम की केव थी, है ना। शेल्टर्स हमें देखने को मिले कि इंसान सबसे पहले कैसे रहता था। पहले ट्री में रहता था, फिर वो शेल्टर्स में रहा अल्टामिरा की जगह में। ऐसे ही फिर वो स्टोन टूल्स बनाता था, पत्थरों के आकार से स्टोन टूल्स बना के हंट करता था, जानवरों को मार के खाता था। तो बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले, आर्कियोलॉजिकल सारा वर्क हमें देखने को मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ह्यूमन थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होने लगा, जब ह्यूमन में थोड़े से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, एनाटॉमिकल चेंजेस आए, तो ह्यूमन में हमें चेंजेस देखने को मिले। जैसे पहले वो कच्चा खाना खाता था, फिर धीरे धीरे करके जब टाइम बढ़ता गया तो ह्यूमन के अंदर थोड़ा सा विकास हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरीके से रहूं, क्यों ना मैं ऐसा खाना खाऊं। तो उसने फिर खाने को पकाना शुरू करा। पकाना कब शुरू करा, जब आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ था, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो हमने डोमेस्टिकेशन फिर इंसान ने करना स्टार्ट करा। पहले तो खुद खाता था, कच्चा मांस सब खा लेता था। फिर धीरे धीरे करके इंसान ने क्या करा, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करा, पशुपालन करना स्टार्ट करा। उसने पशुओं को पाला, अलग अलग प्रकार के प्राणियों को पाला, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ें हो गई, तो इनको पालने लगा। फिर उससे जो मटेरियल मिला, जैसे मीट हो गया, है ना, मीट खाता था, दूध मिलता था, दूध को पीता था। ऐसे ही भेड़ से ऊन काफी मिलता था, तो ऊन को वो लेता था। ऐसे ही फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी इंसान ने शुरू करा। तो जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो सेटल्ड लाइफ और ज्यादा कॉमन हुई। पहले क्या होता था, इंसान कहीं नहीं रहता था, मतलब कभी कहीं रहता था तो कभी कहीं रहता था, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी। कभी इधर भटक रहा है तो कभी कहीं और जाके रह रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे एग्रीकल्चर, कृषि कार्य में जब इंसान लगा, तो उससे सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई। वो एक जगह में रहने लगा, और जब एक जगह में रहने लगा तो उसने अपने लिए और ज्यादा परमानेंट चीजें बनाई, और ज्यादा परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए रहने के लिए। तो फिर जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो इंसान को नॉलेज मिली कि किस सीजन में कौन सी क्रॉप होती है, कैसे कैसे वो हमें उत्पादन करता है, कब फ्रूट हमें देता है। तो सारी नॉलेज इंसान ने ली। फिर धीरे धीरे करके मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट करने लगा, जैसे कॉपर को लेने लगा ओर से। टिन का भी उसने एक्सट्रैक्शन करा, तो कॉपर टिन को मिला के ब्रॉन्ज कांसा बनाया। फिर धीरे धीरे करके और सारी चीजें भी हुई। तो ये सारी चीजें क्या हमें बताती है कि ह्यूमन का विकास अच्छे से हो रहा है। तो सेकेंड चैप्टर जो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये हमें सबसे पहले सोसाइटी के बारे में बताता है। जब इंसान का बिल्कुल अच्छे से डेवलपमेंट हुआ, तो जो पहली बस्ती बनी, जो पहली सोसाइटी बनी, उसके बारे में ये चैप्टर में बताता है। तो पहली सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जब इंसान का विकास हो रहा था तो पूरे विश्व में महज 4 ऐसी जगह थी जहां पे ह्यूमन की सभ्यता आई, इंसानों की सभ्यता आई। तो पूरे विश्व में उस समय 4 ही ऐसी जगह थी जहां पे इंसान की सभ्यता का आरंभ हुआ। कौन सी 4 सभ्यता थी? तो पहली सभ्यता थी हमारी मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं। तो इस साइड इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी के आसपास। नील नदी के आसपास इजिप्ट था, मिस्र की सभ्यता आई। फिर यहाँ पे मेसोपोटामिया नाम की एक सभ्यता आई, मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता आई। तो जो मेसोपोटामिया था वो 2 नदियों के बीच में था, यूफ्रेटस, एक नदी थी यूफ्रेटस और एक नदी थी टिग्रिस।
तो इन दो नदियों के बीच में ये सभ्यता फल फूल रही थी। फिर एक थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी, रिवर इंडस के पास फूल रहा था, फल फूल रहा था। और एक थी चाइनीज सिविलाइजेशन, एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। तो चाइनीज सिविलाइजेशन भी थी, ये वांगो रिवर के पास थी, वांगो नदी के पास थी, तो इसको वांगो सिविलाइजेशन भी कहते हैं। या तो ये दो एक नदी के पास थी जो की थी यांगसे वैली, यांगसे नदी के पास ये सभ्यता थी, या आप कह सकते हो कि वांगो रिवर के पास ये सभ्यता थी, वांगो रिवर के पास ये सभ्यता थी। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन आप ऐसा भी कह सकते हो चाइनीज की यांगसे रिवर के पास थी या वांगो रिवर के पास थी। तो पूरे विश्व में उस समय ये चार सभ्यता थी। एक थी मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन जो कि नील नदी के पास था। एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के बीच में थी। उसके बाद इंडस सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, ये इंडस वैली इंडस रिवर के पास थी। और चौथी थी चाइनीज सिविलाइजेशन, यांगसे रिवर के पास थी या वांगो रिवर के पास थी, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये चार सभ्यता महज फल फूल रही थी पूरे विश्व में। मतलब जब इंसान का पूरा डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे करके उसने बस्तियां बनाना शुरू करा, घर बनाने शुरू करे, और इस प्रकार ये चार सभ्यता पूरे विश्व में फली फूली। अच्छा, तो यहाँ पे क्या था, हम इस चैप्टर में मेसोपोटामिया पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया के बारे में हम जानेंगे। तो क्या ऐसा कारण रहा होगा कि जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में मेसोपोटामिया का ही आता है। मेसोपोटामिया एक इंस्पिरेशन का काम करती है बाकी सिविलाइजेशंस के लिए। क्यों ऐसा होता है उसका रीजन आपको बताएंगे। अच्छा, तो एक बात यहाँ पे कॉमन है कि जितने भी हमने सिविलाइजेशंस देखी, जितनी भी सभ्यता हमने देखी, सारी सभ्यता नदियों के पास थी। नदियों के पास से क्या मतलब है कि वहां पे पानी अच्छा होगा, है ना, जो जमीन है उपजाऊ होगी, जिसके कारण कृषि का कार्य भी अच्छी तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें जब अच्छी तरीके से होगी तो सभ्यता जाहिर सी बात है फलेगी फूलेगी। इसलिए जब रिवर्स के पास इनका सिविलाइजेशन था तो अच्छे से सभ्यता फली फूली। अब जो मिस्र की सभ्यता है और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। मतलब यहाँ इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, ठीक है, मिस्र की, यहाँ पे इंडस वैली की सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन है, और इजिप्ट और इंडस इन दोनों के बीच में थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, मतलब अभी तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे इनके बीच क्या हुआ होगा, ट्रेडिंग हुई होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान आता जाता रहा होगा, है ना। तो जब अगर मुझे इजिप्ट से कोई सामान इंडस भेजना होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले मैं मेसोपोटामिया से वो सामान लाऊंगा, तब जाके वो इंडस गया होगा। ऐसे ही जब इंडस से कोई सामान इजिप्ट भेजना होगा तो वो सामान पहले कहां से जाएगा, मेसोपोटामिया से जाएगा। इससे हम ये समझते हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो टैक्स लगाते रहे होंगे। मतलब अगर कोई सामान मेसोपोटामिया से होकर जा रहा है तो जो मेसोपोटामिया के लोग होंगे वो टैक्स लगाते होंगे, और जब टैक्स लगाते होंगे तो इनकम अच्छी रही होगी, इनकम अच्छी रही होगी तो इकोनॉमी बढ़िया होगी, और इकोनॉमी बढ़िया होगी तो सिविलाइजेशन खूब फलेगी, खूब फूलेगी। इसलिए जितने भी एविडेंसेस हमें सिविलाइजेशंस के मिले, उन सारे एविडेंसेस में से सबसे ज्यादा एविडेंसेस हमें मेसोपोटामिया के ही मिलते हैं। चाहिए तो आइए चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, और इसको फिर जानते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेसोपोटामिया टैक्स लगाता था, तो एक शहर था मेसोपोटामिया में, मारी नाम का शहर था। तो वो शहर अगर हम देखें पॉलिटिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत पावरफुल बन गया। क्यों बन गया पावरफुल, क्योंकि सारा टैक्सेशन मारी लगाता था, तो बहुत पैसा आया मारी के पास, जिसके कारण वो मारी स्टेट बहुत पावरफुल हुआ। तो टैक्सेशन लगाया और डेवलपमेंट करा, तो ये बस्तियां आई। तो जो पहली सोसाइटी है मेसोपोटामिया, उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे और जानेंगे मेसोपोटामिया के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान का विकास होगा तो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ रहने की व्यवस्था तो करेगा, और जब रहने की व्यवस्था करेगा तो पहली सोसाइटीज आएंगी ना, समाज बनेंगे। तो पहला समाज कह सकते हैं या फर्स्ट सोसाइटी जो खूब फली फूली वो है मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया? नाम काफी बड़ा सा है। तो जो मेसोपोटामिया ये शब्द है, ये ग्रीक भाषा से दो शब्दों से बना है। किन किन शब्दों से बना है? एक है इसमें मेसोस और एक है इसमें पोटामस। मेसोस और पोटामस से मिलकर बना है मेसोपोटामिया। मेसोस का मतलब होता है मिडिल में, मतलब बीचों बीच, बीचों बीच इसका मतलब होता है। और पोटामस का मतलब होता है मिडिल में। पोटामस का मतलब होता है रिवर्स। तो जो मेसोपोटामिया है ये नदियों के बीच में बसा था। ठीक है, मेसोपोटामिया कोई एक शहर नहीं था। मेसोपोटामिया बहुत बड़ी एक एरिया आप कह सकते हो, जिसके अंतर्गत बहुत सारे शहर थे। मतलब मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में बड़ा सा एक एरिया था, और उस बड़े से एरिया में, उस मेसोपोटामिया में बहुत सारे शहर थे। जैसे उरुक एक शहर था, मारी एक शहर था, तो बहुत सारे शहर उसमें थे जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेसोपोटामिया का मतलब हम देखेंगे। मेसोपोटामिया दो शब्दों से बना है ग्रीक भाषा के, एक है मेसोस और एक है पोटामस। तो मेसोस का मतलब होता है मिडिल में और पोटामस का मतलब होता है रिवर। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में बसा था। और दो नदियां कौन सी थी? एक नदी थी यूफ्रेटस, यूफ्रेट्स आप कह सकती हो, और एक नदी थी टिग्रिस। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस, इन दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया बसा था। यूफ्रेट्स और टिग्रिस, इन दो नदियों के बीच में आपका मेसोपोटामिया शहर था। अच्छा, तो मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, इसने बहुत सारे फेजेस देखे हैं अपने सिविलाइजेशन में। तो बहुत सारे हमें रीजंस मिलते हैं। ठीक है, अभी जब हम इसकी भूगोलिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, जब इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि नॉर्थ में कैसा था मेसोपोटामिया, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तब जाके हमें अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अभी हमने मेसोपोटामिया का मतलब देखा। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में बहुत सारे आप कह सकते हो अलग अलग तरीके के लोग रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 एम्पायर्स आए हैं। ठीक है, 4 रूलर्स आए हैं, या आप कह सकते हो 4 टाइम आया है। ठीक है, 4 तरीके के लोग रहे हैं मेसोपोटामिया में। तो सबसे पहले जो लोग आए मेसोपोटामिया में, सबसे पहले जो लोग आए साउथ में, दक्षिणी में बहुत फला फूला। अगर आप पूरे मेसोपोटामिया की बात करते हो तो उसका जो दक्षिणी स्थान है, जो साउथ का एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा लोग बसे हैं। उसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे। तो साउथ में जो सबसे पहले लोग रहने आए वो थे सुमर, सुमेरियन कह सकते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन सबसे पहले आया। ठीक है, फिर सुमेरियन के बाद अकड़ आए, अकैडियन लोग आए। अकड़ का सिविलाइजेशन या अकैडियन सिविलाइजेशन आया। तो सुमेरियन और अकैडियन, ये दोनों सिविलाइजेशन 2000 ईसा पूर्व तक चले। 2000 BCE, बिफोर कॉमन एरा तक चले। तो 2000 BCE तक, 2000 ईसा पूर्व तक ये दोनों सिविलाइजेशंस आए, ये दोनों तरीके के लोग रहे। पहले सुमर आए, सुमेरियन लोग, दूसरे अकैडियन लोग आए। तब 2000 BCE के बाद एक और तरीके के लोग आए जो कि थे बेबीलोनिया। ठीक है, तीसरे फिर इसके बाद आए थे बेबीलोनिया, बेबीलोनियन। तो बेबीलोनियन एम्पायर आया। ठीक है, बेबीलोन एक बहुत शहर था, बेबीलोन नाम से एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शहर मेसोपोटामिया में बन गया, जिसके कारण बेबीलोनियन लोग आए। तो 2000 BC के बाद से बेबीलोनियन लोग आए। तो ये तीनों जो थे ये दक्षिणी क्षेत्र में रहे, साउथ में रहे। ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्थ में आए एक और तरीके के लोग जो कि थे असीरियंस। समझे आप? तो बेबीलोनियन के बाद असीरियंस लाए। ठीक है, असीरिया एक बहुत प्रसिद्ध शहर बना। इसके बाद कम से कम 1100 ईसा पूर्व से 1100 BC से असीरियंस लोग आए। तो ये तीनों, सुमेरियन, अकैडियन, बेबीलोनियन, ये तीनों जो थे ये साउथ में थे। ठीक है, लेकिन असीरियंस जो थे ये नॉर्थर्न रीजन में रहे। ठीक है, असीरियन जो थे नॉर्थर्न रीजन में रहे। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में, यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में रहा। फिर धीरे धीरे करके इसमें अलग अलग तरीके के एम्पायर्स आए। आप कह सकते हो अलग अलग तरीके के लोग रहने आए।
सबसे पहले तो जो लोग आए वो थे सुमेरियन और उसके बाद है अकेडियन। सुमेरियन और अकेडियन 2000 ईसा पूर्व 2000 बीसीई से आए या वहां तक रहे, ठीक है, 2000 बीसीई तक रहे साउथ की रीजन में। फिर 2000 बीसीई के बाद बेबीलोन नाम का एक शहर आया, बहुत प्रसिद्ध शहर हुआ, तो उसके बाद बेबीलोनियन लोग रहे और बेबीलोन फिर साउथ में रहे। अच्छा, ये तीनों जो थे साउथ में रहे। इसके बाद 1100 बीसीई से 1100 ईसा पूर्व से असीरियंस लोग आए। असीरिया नाम का एक अंपायर आया नॉर्थन पार्ट में, ठीक है, उत्तर के एरिया में आया, तो नॉर्थन में फिर असीरियंस लोग रहे 1100 बीसीई से, ठीक है। अब बात ये आती है कि सिविलाइजेशन इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, मतलब इतना फेमस ये सिविलाइजेशन अगर हम कहें क्यों हुआ, क्या रीजन रहे होंगे जिसके कारण ये सिविलाइजेशन इतना खूब फला फूला, खूब इसका आगे जो है डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो सिविलाइजेशन था, पहली बात बहुत संपन्न था, बहुत प्रॉस्पेरस था, ठीक है। तो ये जाना क्यों जाता था, मेसोपोटामिया क्यों जाना जाता था, मेसोपोटामिया क्यों फेमस था? क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, संपन्नता आप कह सकते हो, प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, मतलब काफी संपन्न था ये, इसके पास ज्यादा कमी नहीं थी, क्योंकि यूफ्रेट्स और टिग्रिस दोनों नदियां आ रही है ना, उसके बीच में बसा है, तो दोनों नदियों का पानी जो था बहुत ज्यादा उसको संपन्न बनाता था, तो बहुत प्रॉस्पेरस था। फिर इसके बाद इस मेसोपोटामियंस लोगों ने सिटी लाइफ जो है इनका, शहरी जीवन आप कह सकते हो, शहरी जीवन बहुत अच्छा था, सिटी लाइफ बहुत अच्छी हुई। इसके बाद अगर हम कहें तो जो इनका राइटिंग था, रिटन मटेरियल आप कह सकते हो, और इनका जो लिटरेचर था, जो इनका साहित्य था, बहुत फेमस था। तो उनकी राइटिंग सिस्टम और इनका लिटरेचर बहुत फेमस था, बहुत अबंडेंस में। जब एक्सकविशंस हुई, जब हमने खुदाइयां करी, जब हमें अवशेष मिले, तो जो इनका रिटन डॉक्यूमेंट थे, जो उनकी लिखित चीजें थी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें मिली। अच्छा, फिर मेसोपोटामिया मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत जाना जाता था, मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत फेमस था। जो हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, उस समय इन लोगों ने वो भी निकाल लिया था। तो इतना फेमस इनका, इतना अच्छा मैथमेटिक्स था। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात, इनकी एस्ट्रोनॉमी बहुत ही ज्यादा फेमस थी, एस्ट्रोनॉमी बहुत फेमस, ज्योतिष विद्या इनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो चीजें थी, उनका भी उन्होंने पता लगा लिया था, उनको भी कैलकुलेट करके बता देते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो मतलब इतनी सारी चीजें इस मेसोपोटामिया में हमें मिलती है, जिसके कारण इतना प्रॉस्पेरस हुआ, इतना संपन्न हुआ। दैट्स वाई जब हम किसी भी सभ्यता की बात करते हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चाइना की सभ्यता हो, सबसे पहला नाम हमेशा मेसोपोटामिया का ही आता है, क्योंकि मेसोपोटामिया ही पहली ऐसी सभ्यता थी जो खूब फली फूली और जिसने पूरे विश्व में अपनी एक छवि छोड़ी। तो मेसोपोटामिया खूब जाना गया। अच्छा, तो मेसोपोटामिया की जो राइटिंग सिस्टम था, जो इसका लिटरेचर आप कह सकते हो, जो राइटिंग इसका सिस्टम था, वो कई जगह फैला। मतलब 2000 बीसीई के बाद 2000 ईसा पूर्व, 2000 बीसीई बिफोर कॉमन एरा, 2000 बीसीई के बाद जो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम था, जो मेसोपोटामिया का लिटरेचर था, वो बहुत जगह फैला। कहां कहां फैला? इसके बाद फैला ईस्टर्न मेडिटेरियन की तरफ फैला। मेडिटेरियन सी आपने सुनी होगी, तो वही एरिया है। ईस्टर्न मेडिटेरियन की तरफ फैला इनका राइटिंग सिस्टम, और नॉर्थन सीरिया की तरफ भी फैला, ठीक है। तो नॉर्थन सीरिया की तरफ खूब इनका सिस्टम फैला राइटिंग का, और टर्की की तरफ भी फैला। तो इन तीनों जगहों की तरफ आप ईस्टर्न मेडिटेरियन चले जाओ, नॉर्थन सीरिया देख लो, टर्की देख लो, यहाँ पे मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम फैला। और जब इनका राइटिंग सिस्टम फैला, तो जो एम्पायर थे, जो किंगडम्स थे उस एरिया के जहां पे फैला, अब वो किंगडम्स एक दूसरे को लिख सकते थे, अपनी बातें कर सकते थे। फराओ ऑफ इजिप्ट का वो एरिया था, वहां पे वो एक दूसरे को लिख सकते थे, अपनी बातें करते थे। क्या उनकी लिपि होती थी? मेसोपोटामिया की लिपि होती थी। मेसोपोटामिया की जो राइटिंग सिस्टम है, जो मेसोपोटामिया का स्क्रिप्ट होता था, लैंग्वेज होती थी, तो मेसोपोटामिया में ही सब करते थे। जो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट होती थी, उसी से बातें करते थे।
तो मेसोपोटामिया का राइटिंग इन सारी जगहों पे फैला, तो ये हमें देखने को मिला। अच्छा, मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा कौन सी थी अगर हम कहें, तो सबसे पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज जो मेसोपोटामिया में आई वो थी लैंग्वेज आपकी सुमेरियन। हमने कहा था ना कि सुमेरियंस आए थे सबसे पहले, उसके बाद अकेडियंस आए थे, फिर बेबीलोनियंस आए थे, फिर असीरियंस आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? सुमेरियंस। तो पहली लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन लैंग्वेज थी, ठीक है। उसके बाद कौन आए? अकेडियंस आए। तो 2400 बीसीई के बाद, ईसा पूर्व के बाद, 2400 बिफोर कॉमन एरा के बाद सुमेरियन लैंग्वेज के बदले एक नई लैंग्वेज आई जो की थी अकेडियन लैंग्वेज, क्योंकि दूसरे कौन आए थे? सुमर के बाद अकड़ आए थे। अकेडियन लैंग्वेज पे फेमस हुई, ठीक है। तो ये जो अकेडियन लैंग्वेज थी ये खूब फली फूली, अलेक्जेंडर नाम के बहुत फेमस रूलर रहे हैं, तो अलेक्जेंडर के टाइम तक ये अकेडियन लैंग्वेज खूब फली फूली। अच्छा, फिर उसके बाद 1400 बीसी के बाद, लगभग 1000 सालों के बाद 1400 बीसी ईसा पूर्व में एक नई लैंग्वेज आई, जो लैंग्वेज थी आपकी अरेमिक। तो अरेमिक लैंग्वेज फिर नहीं आई, सबसे पहले सुमेरियन लैंग्वेज आई, सुमेरियन भाषा आई वहां, उसके बाद अकेडियन भाषा आई, और अकेडियन भाषा के बाद अरेमिक भाषा आई। अब जो ये अरेमिक भाषा थी ये हिब्रू लैंग्वेज से थोड़ा मिलती जुलती थी, ठीक है। हिब्रू एक और लैंग्वेज है, हालांकि हिब्रू नहीं है, लेकिन अरेमिक जो ये भाषा थी ये हिब्रू लैंग्वेज से काफी मिलती जुलती थी। और अरेमिक लैंग्वेज आज भी आप अगर इराक देखोगे तो आज भी इराक में बोली जाती है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेसोपोटामिया है ये आज के डेट में कहाँ है? अगर आप मेसोपोटामिया ढूंढना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो आपको कहाँ मिलेगा? मेसोपोटामिया आज की डेट में इराक में है। मैक्सिमम हिस्सा तो इराक में है और कुछ हिस्सा कुवैत में आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है उसका आपको इराक में मिलेगा। रिपब्लिक ऑफ इराक में अगर आप जाओगे तो मेसोपोटामिया आपको मिल जाएगा। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के बीच में वो एक उपजाऊ सा एरिया बसा होगा, वो आपका मेसोपोटामिया है। तो काफी प्रॉस्पेरस था। लैंग्वेज हमने देखी, ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्थर्न सीरिया, टर्की में फैली, फिर अलग अलग लैंग्वेजेस मेसोपोटामिया में आई, जैसे सबसे पहली लैंग्वेज सुमेरियन आई, फिर अकेडियन आई, फिर अरेमिक लैंग्वेज आई। और जो अरेमिक लैंग्वेज है ये हिब्रू लैंग्वेज से मिलती जुलती है, हालांकि हिब्रू नहीं है लेकिन काफी हद तक मिलती जुलती है, और आज भी ये लैंग्वेज जो है अरेमिक लैंग्वेज वहां बोली जाती है, काफी पार्ट्स में इराक की बोली जाती है। तो ये तो थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो यूरोपियन लोग थे, यूरोपियंस की अगर हम बात करें, यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध कहानी है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, और उससे आपको पता चलेगा कि यूरोप के जो लोग हैं वो मेसोपोटामिया को इतना क्यों मानते हैं, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट वो क्यों है। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं आपको कहानी बताता हूं। एक्चुअली में क्या हुआ था, बाइबल आपको पता है होली बुक है ना, क्रिश्चियंस की धर्म ग्रंथ आप कह सकते हो, होली बुक है। तो बाइबल में एक पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट। देखो बाइबल का जो डिविजन्स है अलग अलग हो रखा है, मतलब बाइबल्स को भी पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो बाइबल का जो पहला पार्ट है ना उसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तो बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला हिस्सा है, वो ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। तो उस ओल्ड टेस्टामेंट में एक बुक है, अ बुक ऑफ जेनेसिस का। क्या बुक है? द बुक ऑफ जेनेसिस। तो बाइबल क्रिश्चियंस की होली बुक है। तो बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ओल्ड टेस्टामेंट। तो उस ओल्ड टेस्टामेंट में एक स्टोरी है, एक बुक ऑफ जेनेसिस है, और उस बुक ऑफ जेनेसिस में एक स्टोरी बताई गई है। एक्चुअली में स्टोरी ये है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, जब अर्थ में करप्शन बहुत बढ़ गया था तो भगवान ने सोचा कि इस अर्थ को अब फ्लड कर देना चाहिए, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि करप्शन इतना बढ़ गया था। लेकिन लाइफ जो है जारी रहे फ्लड के बाद भी। तो भगवान ने क्या करा, एक इंसान को अपॉइंट करा, नोआ नाम से एक इंसान था, उसको भगवान ने अपॉइंट करा। तो
भगवान ने उसे कहा कि तुम एक बड़ी सी बोट बनाओ और क्या करो, कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ जानवरों की प्रजातियों को अपने साथ लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा और बाकी लोग जो है डाई हो जाएंगे। तो नोआ ने बड़ी सी बोट बनाई, आर्क टाइप का स्ट्रक्चर था, इतनी बड़ी सी नोआ ने बोट बनाई। और नोआ ने क्या करा, उस टाइम पे जितने भी प्रकार की प्रजातियां थी, जितने प्रकार के जानवर थे, पशु पक्षी थे, इंसान जो थे, उनका एक जोड़ा लिया और उनका जोड़ा अपने साथ रखा बोट में और उनको बचाया। बाकी सब जो है मर गए, सबका डिस्ट्रक्शन हुआ। इस प्रकार करप्शन अर्थ से चला गया इस फ्लड के बाद, और फ्लड के बाद वो जो जोड़ा था वो बच गया और लाइफ जारी रही। तो कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद, ऐसे ही एक स्टोरी हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिली। मेसोपोटामिया में भी ऐसे ही हमें क्ले टैबलेट सा मिला। क्ले टैबलेट का वो यूज करते थे लिखने के लिए, भी हम डिस्कस करेंगे वो। तो बहुत सालों बाद मेसोपोटामिया में भी क्ले टैबलेट मिला और उस क्ले टैबलेट में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी बताई गई थी। अब यहाँ पे स्टोरी में नोआ नाम का वो पर्सन था, लेकिन मेसोपोटामिया में जायसद्र नाम का वो पर्सन था। जायसद्र नाम का पर्सन था, या उथनापिष्टिम नाम से वो पर्सन था। उथनापिष्टिम, ठीक है। तो बहुत सालों बाद मेसोपोटामिया में भी हमें एक ऐसा ही क्ले टैबलेट देखने को मिला, ठीक है। ऐसी उसमें स्टोरी बताई गई थी और उस स्टोरी में नोआ के बदले कौन था, जायसद्र था या उथनापिष्टिम था। उसने भी सेम वर्क करा, सेम जोड़े लिए, पेड़ लिए और बचाया, फ्लड हुआ। तो सेम ये इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिली। अब जब ऐसी इंफॉर्मेशन यूरोपियंस को पता चली, क्योंकि यूरोपियंस मोस्टली क्रिश्चियंस होते हैं, है ना, तो बाइबल तो उनके लिए होली बुक है, तो काफी उनको नॉलेज होगा। तो जब ऐसी ही जानकारी यूरोपियंस को पता चला कि मेसोपोटामिया में मिली है, तो मेसोपोटामिया की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। अब वो क्या करने लगे, मेसोपोटामिया की इंक्वायरी शुरू करने लगे। मेसोपोटामिया में अब खुदाइयां होंगी। तो लगभग 1840 के बाद, 1840 से वहां पे क्या हुआ, एक्सकवेशंस हुए, मतलब खुदाइयां हुई और खोदा गया, है ना, उस एरिया को अच्छे से देखा गया, जांचा गया, आर्कियोलॉजिस्ट आए। तो 1840 से वहां पे सारा एक्सकवेशंस का वर्क स्टार्ट हुआ। तो हमें उन्होंने जब एक्सकवेशंस मेसोपोटामिया को करा, वहां पे जब मेसोपोटामिया को खोदा, तो कम से कम हंड्रेड्स अमाउंट पे हमें वहां के स्टैच्यूज मिले, स्कल्पचर्स मिले, है ना, सील्स मिले, बहुत सारे सोर्सेज मिले और हजारों की तादाद में रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले। ये क्या दर्शाता है कि मेसोपोटामिया में जो राइटिंग सिस्टम था, जिसका लिटरेचर था, वो कितना महान रहा होगा, कितना फेमस रहा होगा। तो अब क्या हुआ, जब ऐसी ही स्टोरी मेसोपोटामिया में मिली तो लोगों ने क्या करा, कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे, कुछ विद्वान लोग यूरोपियंस के ऐसे थे जो मेसोपोटामिया को अपना एक एंसेस्ट्रल लैंड मानते थे। उनका ये कहना था, उनकी स्टेटमेंट थी कि कहीं ना कहीं हो ना हो, उनका जो ओरिजिन है, उनका जो पूर्वज थे, वो मेसोपोटामिया को ही बिलोंग करते थे। दैट्स वाई वो मेसोपोटामिया की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्टेड थे। अच्छा, तो ये सारे एक्सकवेशंस हुए और 1873 के अराउंड एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था, तो उसने वो एक एक्सपेडिशन करा अपना और उस टैबलेट को देखा। तो जब सारा एनालाइजमेंट हुआ, जब सारी चीजें एनालाइज हुई, तो फाइनली पता चला कि जो मेसोपोटामिया का टैबलेट है, जहाँ पे जायसद्र नाम का इंसान वो कार्य कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। हाँ, बाइबल में मैं आपको बताना चाहूंगा मेसोपोटामिया का जिक्र मिलता है। बाइबल जो है उसमें मेसोपोटामिया का जिक्र भी मिलता है, हालांकि मेसोपोटामिया नहीं लिखा है, लेकिन उसमें एक शब्द लिखा है जो कि है शिमर। शिमर शब्द लिखा है और शिमर का मतलब होता है सुमर। और हमने देखा कि सुमेरियन भी लोग रहे हैं, तो सुमर कहीं ना कहीं सुमेरियन से संबंधित है। तो सुमेरियन का जब जिक्र मिला है तो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया बाइबल में आता है। इसलिए सारी जब इंक्वायरी हुई तो फाइनली पता चला कि जो टैबलेट मिला है वहां पे, उसमें जो स्टोरी लिखी है जैसे बाइबल की है, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, सच नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहा होगा। आज भी उसमें चीजें जो है प्रोसेस करी जा रही हैं। आज भी हिस्टोरियंस जो है, वहां के लोग हैं, उन सारी चीजों को देख रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को जांच रहे हैं। तो ये हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का भूगोलिक क्या स्ट्रक्चर था, ज्योग्राफी उसकी कैसी थी, नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, ईस्ट में क्या था, वेस्ट में क्या था। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।